तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में खत्म किया था एरोमेटिसिटी के ऊपर पूरी तरह से अच्छे से, है ना। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। हेडिंग डालो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। अब ये रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली व्हाट रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी से नाम से क्लियर है, एनर्जी इन रेजोनेंस, राइट, एनर्जी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, बट ऐसा बोलना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो रेजोनेंस एनर्जी को डिफाइन करने के लिए पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा कोई कंपाउंड है जो कि कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, जब हमने इसको रेजोनेट किया तो हमें पता है रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस होने के बाद इसका यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, और इस तरह से जो हमारे पास आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पे O माइनस होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, राइट। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों स्ट्रक्चर का एक रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ होगा, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड तुम्हें कुछ ऐसा देख के लगेगा, कुछ ऐसा देख के प्रतीत होगा, राइट, कुछ ऐसा देख के प्रतीत होगा, और इन दोनों प्लेसेस पे माइनस चार्ज होंगी। तो माइनस आधा आधा माइनस होगा, इस कारण से मैं आधा आधा माइनस लगा रहा हूँ। तो ये आधा माइनस यहाँ लगा देते हैं, आधा माइनस यहाँ लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड योर रेजोनेंस हाइब्रिड, जैसा हमने आपको पहले भी बता रखा है, बहुत सारे क्लासेस में बता रखा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये तुम्हारे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एंड दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। तो मैं इसको RH लिख रहा हूं एंड दिस इज योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सिमिलरली ये भी तुम्हारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो अगर ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो नीचे वाला तुम्हारा कहलाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हमें पता है कि ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं जहां पर एनर्जी जो है वो जहां पर स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का केस है। तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो वैसे केस में अगर मान लो इसकी एनर्जी E है, E1 है, तो इसकी भी एनर्जी E1 ही होगी, और मान लेते हैं इसकी एनर्जी E है। तो वैसे केस में जो रेजोनेंस एनर्जी होती है दैट इज द मॉडुलस ऑफ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन होता है रेजोनेंस एनर्जी का जो डेफिनेशन होता है दैट इज द एनर्जी डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस between resonance hybrid and most stable resonating structure, तो ये बेसिकली होता है तुम्हारे रेजोनेंस एनर्जी का डेफिनेशन। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हर एक स्ट्रक्चर का एक रेजोनेटिंग एक एनर्जी होती है, आपको पता है हर मॉलिक्यूल में एनर्जी होती है। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी होती है तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है सबसे स्टेबल वाला है, उसकी एनर्जी माइनस एनी ऑफ द मोस्ट स्टेबल वन will have the difference between those will give you the idea about the value of resonance energy। अब चूंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है, तो मतलब दोनों की एनर्जी सेम है, तो व्हाट आई कैन से कि the over here the resonance energy is the mod of E minus E1, where this E is the resonance energy of resonance hybrid and E1 is the resonance energy of most stable resonating structure। अब ये तो वो केस हो गया जहां पर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ गए। अगर मान लो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं आते तो मतलब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर के अंदर मतलब ये हो गया कि आप किसी भी स्ट्रक्चर का एनर्जी उठा लो और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी से माइनस कर दो, यू विल गेट रेजोनेंस एनर्जी। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा केस बनता, लेट सपोज मेरे पास केस ऐसा बनता कि यहाँ पर CH2 है और यहाँ पे माइनस चार्ज लगा दिया, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर H है। अब अगर मैं इसका रेजोनेंस करूंगा, मतलब इसका अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, और वो कुछ ऐसा होगा कि मेरे पास रेजोनेंस करने के बाद जो अगला स्ट्रक्चर आने वाला है वो ऐसा बनेगा कि CH2 होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ O पे माइनस होगा और यहाँ पर तुम्हारा H होगा। अब अगर आप देखोगे तो इन दोनों स्ट्रक्चर में दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। और हमें यह भी चेक करना आ चुका है कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, मैंने आपको सिखा रखा है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो वैसे केस में मैं यहां पर क्लियरली देख सकता हूं
कि यहाँ पर दोनों पे एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों में सबका ऑक्टेट पूरा है, दोनों में एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो फिर आई विल गो विथ किसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। अगर कार्बन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो ऑब्वियसली मैं कार्बन को बोलूंगा ज्यादा, आई मीन ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो मैं बोलूंगा ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है कि ऑक्सीजन का माइनस चार्ज इज वे मोर स्टेबल देन द कार्बन का माइनस चार्ज। तो वैसे केस में आई विल से दिस पर्टिकुलर इज लेस स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल and this is more stable, this is more stable। अगर मान लेते हैं इसकी एनर्जी E1 है तो इसकी एनर्जी E2 हो गई। अब अगर इन दोनों को मैं मिला के एक रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना चाहूं तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ ऐसा आएगा इसका कि CH2 और उसके बाद C और यहां पर ऑक्सीजन, यहां पे हाइड्रोजन, और जो पाई बॉन्ड होगा वो थ्रू आउट सब पे बना रहेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक पाई बॉन्ड चलेगा और माइनस चार्ज थोड़ा यहां पर आएगा और थोड़ा यहां पे आएगा, आधा आधा नहीं आएगा बिकॉज हमें पता है कि दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है, तो हाफ हाफ माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ज्यादा ज्यादा माइनस चार्ज फ्रैक्शन आपके ऑक्सीजन पे होगा और कम माइनस चार्ज फ्रैक्शन आपके कार्बन पर होगा। तो मैंने यहाँ डेल्टा 1 लगा दिया और यहाँ डेल्टा 2 लगा दिया और मैं बोल सकता हूं कि जो डेल्टा 2 की वैल्यू होगी वो डेल्टा 1 से ज्यादा होगी, ये तो श्योर है। मतलब नेगेटिव साइन में कंसीडर नहीं कर रहा, मैं मॉड की बात कर रहा हूं, तो यहां पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पे कम नेगेटिव चार्ज होगा। अब सुनना ध्यान से बेटा, तो वैसे केस में अगर मान लेते हैं इस स्ट्रक्चर की जो रेजोनेंस एनर्जी है दैट इज ई, आई मीन रेजोनेंस एनर्जी दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी मान लो ई है, तो अगर मेरे को पूछेगा कोई कि व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी तो मैं बोलूंगा यहां पर आंसर जाएगा ई माइनस मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियसली मेरे को ये दिख रहा है मोस्ट है तो मैं लगूंगा E2 और इसका ले लूंगा मॉड। याद रखना बच्चों, रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज अ रिलीज एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी का फैक्टर बताती है। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। तो अगर ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी, इस बात का ध्यान रखना। तो इसलिए ये एनर्जी हमेशा रिलीज एनर्जी होती है, इस कारण से नेगेटिव होता है। लेकिन टू अवॉइड दैट नेगेटिव, टू कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट प्लेसिंग मॉड। तो मॉड लगाने से उस बात की फाइट खत्म हो जाती है कि माइनस प्लस। लेकिन अगर कोई पूछेगा ये कैसी एनर्जी है तो आंसर है ये रिलीज एनर्जी है। या फिर किसी पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रेजोनेंस को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है, जैसे मान लो बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग को अगर मान लो हम साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें जो एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ताकि वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो हम बोलेंगे फिर वहां पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। अब वो क्या रिक्वायर्ड क्या रिलीज हो तो बात की बात है, लेकिन मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि रेजोनेंस एनर्जी will give you the idea about any molecule is more stable or less stable. If higher the value of resonance energy, it means that particular molecule is more stable when they are getting into resonance. रेजोनेंस आने से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई और स्टेबिलिटी बढ़ने का जो पैरामीटर है, जो एक मेजरमेंट है, दैट विल बी गिवन बाय योर रेजोनेंस एनर्जी। ये एनर्जी देख के हम बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है या कम स्टेबल है। क्या ये सबको समझ में आ गया बेटा? क्या ये सबको समझ में आ गया? जल्दी रिप्लाई करो और कॉपी करो। क्या ये सबको समझ में आ गया? सर रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो तो मोर स्टेबल, यस यस सर, नेक्स्ट लेवल सर। देख रहे हो बटरिंग कर रही है, लिख लो बेटा, रेजोनेंस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और याद रखना यहाँ पर निगेटिव एनर्जी होती है, तो ऐसा नहीं कि कोई अगर बोल दिया कि सर किसी का रेजोनेंस एनर्जी -5 है और किसी का रेजोनेंस एनर्जी -10 है तो ज्यादा स्टेबल कौन है? आंसर है -10। सर कैसे? -10 तो कम होता है ना -5 से। अभी चिल्ड्रन मैथ की बात यहाँ नहीं कर रहा, बेसिकली रिलीज एनर्जी है इसलिए माइनस में है और कोई रीजन नहीं है। तो मैं अगर बोलूंगा इन दोनों में कंपेयर करो तो आई विल गो विथ -10 इज मोर स्टेबल देन -5। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब बात करते हैं इसमें how to identify which one will have more resonance energy and which will have less resonance energy। बेसिकली हम देख के नहीं बता सकते बच्चों, हम देख के बता सकते हैं तो जब हमारे पास रूल्स होंगे, अदरवाइज तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके हम नहीं बता सकते अनटिल अनलेस डेटा ना दे रखा हो। और एग्जाम हॉल में कभी तुमको डेटा नहीं दे रखा होगा जब तक वो क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का ना हो।
थर्मोडायनामिक्स का होगा तब ऑब्वियसली तुमको वो कभी भी नहीं पूछेंगे रेजोनेंस एनर्जी के बिहाफ पे बताओ स्टेबिलिटी क्या होगी, या तो स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए पहले वो रेजोनेंस एनर्जी निकालने का तरीका निकालने के लिए बोलेंगे, जब आप रेजोनेंस एनर्जी निकाल लोगे तब वो स्टेबिलिटी कंपेयर पूछेंगे आपसे। अदरवाइज मतलब वो हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल ले लेंगे, एबीसीडी कुछ भी बोल देंगे। अदरवाइज आप स्ट्रक्चर को देख के भी बता सकते हो रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, तो उसके लिए आपको सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो सुपर मास्टर रूल्स हैं। और रूल्स कौन कौन से वो स्टार्ट करते हैं, तो लिखो इसमें हेडिंग लिखो, टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, टू आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी फॉलो द सर्टेन रूल्स। अब रूल नंबर वन कहता है कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। फिर होगी नॉन एरोमेटिक की, और सबसे लास्ट में होगी एंटी एरोमेटिक की। सर यही बस तरीका है? नहीं, और भी तरीका है, इसलिए तो रूल नंबर 1 बोल रहा हूं। अगर कभी भी इस तरह से कंपैरिजन दिख रहा हो तुम्हें, एग्जामिनर के क्वेश्चन को देख के आपको यह आइडिया लगाना पड़ेगा कि वो क्या पूछना चाह रहा है। तो बेसिकली यहां पर वो पूछना चाह रहा है कि आपको एरोमेटिसिटी आती है कि नहीं। अगर आपको एरोमेटिसिटी आती है तो आप देख के बता सकते हो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, जो हमने बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं, और उसके बिहाफ पे आप बता सकते हो कि वो पर्टिकुलर स्पीसीज रेजोनेंस एनर्जी वाइज ज्यादा है या कम है। तो वैसे केस में आपको पहला ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारे एग्जामिनर के माइंडसेट में कहीं ये तो नहीं चल रहा। अगर ये चल रहा है तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछेगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोला ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है पहला, फिर उसके बाद ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है दूसरा, और उसके बाद ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है तीसरा, राइट। ये रहा तुम्हारा ए, ये रहा तुम्हारा बी, और ये रहा तुम्हारा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में पूछेगा कोई व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, या तुम्हारे पास ये है दोनों में, ये रहा ए और ये रहा तुम्हारा बी। आपसे पूछेगा कोई बताओ रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। आराम से बना लोगे, बहुत ही सिंपल है, सबसे हो जाएगा आराम से। जल्दी रिप्लाई करो इसका आंसर क्या होगा। आंसर बेटा पहले वाले का आंसर क्या होगा? रूल नंबर 1 के बिहाफ पे ही क्लियरली दिख रहा है मुझे, रूल नंबर 1 के बिहाफ पे है ये क्वेश्चन। हमें एग्जाम हॉल में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से रूल को ड्राइव कर रहा है। तो ये रूल तुम्हारा रूल नंबर 1 के हिसाब से क्वेश्चन सेट किया गया है। तो अगर रूल नंबर 1 के हिसाब से देखा जाए तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो वैसी बात है, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो पहला वाला है दिस इज योर एरोमेटिक, दिस इज योर नॉन एरोमेटिक, एंड दिस इज योर एंटी एरोमेटिक। तो वैसे केस में ऑब्वियस सी बात है, मैं बोलूंगा सबसे आगे स्टेबिलिटी वाइज जाएगा, आई मीन रेजोनेंस एनर्जी वाइज जाएगा ए, फिर जाएगा बी, एंड देन आएगा सी। यहां पर देखो बेटा, इसके अंदर ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, ये वाला एंटी एरोमेटिक हो गया, ये नॉन एरोमेटिक हो गया, और ये एरोमेटिक हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे आगे जाएगा सी, फिर आएगा तुम्हारा बी, और फिर आएगा तुम्हारा ए। और इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ तो सबसे आगे ऑब्वियसली आगे जाएगा ए, फिर आएगा बी। सबसे हो गया आराम से, परफेक्ट, सबका हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसको कॉपी कर लो फटाफट। ये था रूल नंबर 1, ये था रूल नंबर 1। अब आते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। तो लिखो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। रूल 2 कहता है कि आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले का ज्यादा होगा नॉन आइडेंटिकल से। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O, और ये रहा तुम्हारा O-। ठीक है, और एक एग्जांपल लिया ये वाला। ऑल्दो इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन तुम अगर इसको बनाओगे तो क्या देखोगे कि तुमको यहां से अगर लोन पेयर तुम ऐसे अंदर की तरफ शिफ्ट करोगे तो ये यहां से यहां आएगा। तो वैसे केस में जो तुम्हारा बनेगा अगला स्ट्रक्चर वो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस जगह पर आ जाएगा माइनस चार्ज, और ऐसा हो जाएगा। फिर ये फर्दर घूमेगा अंदर। वेराज यहाँ पे क्या होगा कि जब ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा। तो वैसे केस में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CH3CO- और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा।
अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, और यहां देखोगे तो ये दोनों नॉन आइडेंटिकल हैं, नॉन आइडेंटिकल। तो वैसे केस में कभी भी अगर आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल में कंपैरिजन चल रहा हो, अगर ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ए होगा उसका ज्यादा होगा बी से। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां कंपेयर नहीं करेंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बिहाफ पे कंपेयर नहीं करेंगे, हम कंपेयर करेंगे बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सबको क्लियर है? कुछ क्वेश्चन ट्रैक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। अभी तो इसमें सिंपल बनेगा, तो और 2-3-4 और 2 रूल बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन लेते हैं बहुत सारा। अब इसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं ले पाएंगे, अभी और क्वेश्चंस, अभी और 2-3 रूल बताता हूँ, फिर उसके बाद अपन करेंगे रूल को, आई मीन और क्वेश्चन ट्रैक। रूल नंबर 3 लिख लो। रूल 3 देखो, लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो, लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है, जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है वो हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है किससे? क्रॉस कॉन्जुगेशन से। एक ऐसा क्वेश्चन आया था बीच में, तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इज बेटर देन दी क्रॉस कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड का मतलब एक लाइन से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट चल रहा हो, और क्रॉस का मतलब होता है कभी लेफ्ट से राइट, कभी राइट से, मतलब कभी इस तरफ कभी इस तरफ। तो अगर लेफ्ट की तरफ भी पॉसिबल है, राइट की तरफ भी पॉसिबल है, तो व्हाट वी कॉल इट एज? वी कॉल इट एज क्रॉस कॉन्जुगेशन। वेराज मान लो अगर तुमने लेफ्ट से स्टार्ट किया और बढ़ते बढ़ते आप राइट तक पहुंच गए, तो वी कॉल इट एज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रॉस कॉन्जुगेशन से ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास ये केस आ गया, मान लेते हैं ये केस आ गया कि हमने बोला ऐसा है, ठीक है, ये है, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, ये डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पर हमने इसको ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। और एक ऐसा केस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड ओ लगा दिया और यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया। अब अगर कोई पूछता है कि बताओ ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है, तो ऊपर वाले में अगर आप देखोगे तो ये ऊपर वाला जो केस है वो एक्सटेंडेड का है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ऐसे चलेगा। वेराज यहाँ पे क्या है? क्रॉस है। कभी ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, या कभी ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो मतलब क्रॉस चल रहा है। तो अगर क्रॉस वाला हो और एक्सटेंडेड वाला हो, तो वैसे केस में आप हमेशा एक्सटेंडेड को प्रायोरिटी देंगे क्रॉस के ऊपर। तो मतलब क्या होगा? ए की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी किससे? बी से। और चूंकि रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियसली ए की स्टेबिलिटी भी क्या होगी? बी से कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगी। कॉपी कर लो फटाफट। रूल नंबर 3 समझ में सबको आ गया बेटा? रूल नंबर 3 ऑल क्लियर? सबको क्लियर है? चलिए ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि जो रेजोनेंस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एटम्स। जितने भी एटम आपके कवर हो रहे हैं उस रेजोनेंस को करने में, अगर वो एटम ज्यादा हैं तो आपके रेजोनेंस में एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल कुछ ऐसा है और हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, ऐसे कर दिया, और लेट्स सपोज दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो रेजोनेंस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और इतनी दूर तक रह जाएगा। वेराज यहाँ जब स्टार्ट होगा तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ एटम जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज 1 2 3 4, और यहां देखोगे तो 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियसली बात है जो 6 वाला है उसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस कारण से बी की रेजोनेंस एनर्जी ए से क्या होगी बेटा? ज्यादा हो जाएगी। जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? रेजोनेंस एनर्जी होगी। इस कारण से बी की एनर्जी क्या होगी बेटा? ए से ज्यादा हो जाएगी। बस सिंपल। उसके बाद रूल नंबर 5 पे आ जाओ। रूल नंबर 5 ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा हूं। रूल नंबर 5 दैट इज फ्राइज रूल, रिमेंबर? वेरी गुड। तो फ्राइज रूल में क्या होता है आपको पता ही है,
more the number of benzoid structure, more will be the resonance energy as it is. लिख लो वही वाला जो वहां था कि more the number of benzoid structure, more will be the resonance energy. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा है और दूसरा मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसा है, अब आप देखोगे तो इसके अंदर दो बेंजोइड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक बेंजोइड स्ट्रक्चर है, तो वैसे केस में मैं बोलूंगा जो ए की रेजोनेंस एनर्जी है वो बी से क्या होगी, कहीं ज्यादा होगी, तो इसलिए ए की रेजोनेंस एनर्जी मोर देन दी बी की रेजोनेंस एनर्जी। आपको ये सारे रूल्स दिमाग में रखने हैं, ये सारे रूल्स आपको दिमाग में रखने हैं, तो देखना आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। 5 रूल हो चुका है, एक रूल और बचा हुआ है जो मैं कराता हूं इसके बाद, पहले 5 रूल को कॉपी करो। बहुत बढ़िया। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 कोई रूल नहीं है, ये सिचुएशनल रूल है, तो मतलब इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस आप सबके पास तो है, जब तक मैं था तब तक तो फॉर श्योर था, अभी भी होगा। कॉमन सेंस क्या कहता है कि सिचुएशनली हम एक्ट करेंगे। हमने 5 रूल लगा दिए, कोई रूल नहीं लग रहा, तो फिर हम रूल नंबर 6 पे जाएंगे। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास, देखना ध्यान से, अगर मेरे पास लेट्स सपोज ऐसा है कि ये लिया CH2, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH और यहां लगा दिया OH, ठीक है भैया, और एक लगा दिया CH2 और यहां पे CH डबल बॉन्ड और यहां लगा दिया NH, और फिर एक लगा दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां लगा दिया फ्लोरीन, ठीक है, 2 1 3 1 4 परफेक्ट, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन लिया इसने। मैं दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां लगा लिया OH, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां लगा दिया SH, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है। अब इसमें तुम्हारे सारे रूल्स फेल हो जा रहे हैं, कुछ भी तुम लगा लो सब फेल है। सर कैसे? रूल नंबर 1 था आपको चेक करना है, रूल नंबर 1 है आपको चेक करना है एरोमेटिसिटी, राइट। अब फायदा ही नहीं है उसका। क्यों नहीं फायदा है भाई? एरोमेटिक क्वेश्चन से कोई नहीं है, चलो ठीक है। फिर हम गए, सर बी में आपने स्ट्रक्चर बनाया है, इट हैज वन बेंजोइक रिंग बट रेजोनेंस के बाद तो 2 हो जाएंगे ना। अबे चिल्लड़, 2 हो जाएंगे, बी वाले में 2 हो जाएंगे रेजोनेंस के बाद, रेजोनेंस के बाद 2 हो जाएंगे, लेकिन रेजोनेंस करेंगे तब 2 हो जाएंगे, राइट। तो अगर ये कोई पूछेगा इसकी स्टेबिलिटी क्या है, इससे ज्यादा है या कम है, तो आंसर इसके कम है, ठीक है। यहाँ पे बने बनाए हैं ना तुम्हारे पास, कुछ भी कर लो, यहाँ 2 रिंग होंगे, यहाँ पर एक बार होगा एक बार नहीं होगा, आप यहाँ पे कुछ भी कर लो 2 रिंग बना रहेगा हमेशा। यहाँ पर एक बार होगा एक बार नहीं होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा। कायरा समझ में आ गया बेटा? चलिए एनीवेज, तो वही प्रोपोर्शनलिटी है ना, मतलब हमें यहाँ पर देखना कितने प्रोपोर्शन में वो आता है, क्योंकि आपको पता है ये कोई भी स्ट्रक्चर क्या है दुनिया में, एब्सोल्यूट नहीं है। ओनली द एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड, राइट। लेकिन उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है बेंजोइड स्ट्रक्चर का, तो इसमें 2 में 1 बार है, इसमें 2 में 2 बार है, तो मैं वही लूंगा जो 2 में 2 बार होगा, वहां फ्रैक्शन ज्यादा है। चलो एनीवेज, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया सुन के। चलिए अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन है। चलो मैं समझा रहा था कुछ, तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी तो नहीं है। अब एरोमेटिसिटी जब नहीं थी तो मेरा वो रूल फेल कर गया, तो हम रूल नंबर 2 पे आए, आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल। भैया यहाँ पे सब कुछ में सेम ही आने वाला है, मतलब ऐसा नहीं है यहाँ जो स्ट्रक्चर जैसा बनेगा वैसे यहाँ भी बनेगा, वैसे यहाँ पे, और आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन आइडेंटिकल आइडेंटिकल की अगर बात करोगे तो वो तो तब करोगे ना जब तुम्हारे सेम है ही 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हो, राइट। यहाँ पे सेम में तो 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर बन नहीं रहे, और अगर कर भी रहे हो तो क्या होगा, आप इनके आप क्रॉस कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे क्या कर रहे थे आप, सेल्फ कंपेयर कर रहे थे, आप यहाँ पे सेल्फ कंपेयर कर रहे थे, वेराज वहां पे आप क्रॉस कंपेयर कर रहे हो। सर यहाँ पर भी तो क्रॉस कंपेयर किया है आपने, हाँ बिल्कुल क्रॉस कंपेयर किया है, बट ये सिचुएशन और वो सिचुएशन में आसमान धरती का अंतर है। वहां पे दोनों सिमिलर हैं, या तो दोनों आइडेंटिकल है या दोनों नॉन आइडेंटिकल है। यहाँ पे एक आइडेंटिकल था एक नॉन आइडेंटिकल था, ये बात समझ लो। उसके बाद तीसरा बात क्या कहता है, हमें देखना होता है एक्सटेंडेड या क्रॉस। तो एक्सटेंडेड तो हमने देख लिया भैया, एक्सटेंडेड सब में एक्सटेंडेड ही है, अगर है तो एक्सटेंडेड सारे में, क्रॉस किसी में नहीं था।
फिर हम आए नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेटिंग, तो यहाँ भी देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ भी यहाँ से सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ भी सब कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर हम आए फ्राइज रूल के ऊपर, तो यहाँ बेंजोइक स्ट्रक्चर है नहीं, सारे रूल्स लगा के देख लिए कुछ नहीं लगा, तब आए अपने कॉमन सेंस के पास। कॉमन सेंस को बोला कि भैया क्या करना चाहिए, तो बोला देखो रेजोनेंस कर लो। रेजोनेंस करने के बाद देखो ना तुमने क्या किया, तुमने कौन सा ब्लंडर किया है। तो रेजोनेंस जब हमने किया तो हमने क्या देखा, एक बार फ्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, एक बार नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, और एक बार ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है। अब आप ही बताओ सबसे स्टेबल प्लस चार्ज किसका है, ऑब्वियसली सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक इन तीनों में कौन है, तो आंसर है ऑब्वियसली सर बी है। तो मतलब नाइट्रोजन है तो बी, उसके बाद ए और उसके बाद सी। आ गया समझ में? मतलब जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो रहा है उसी की रेजोनेंस एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई बेटा? उसी की रेजोनेंस एनर्जी भी हम सबसे ज्यादा लेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया था रेजोनेंस एनर्जी इज नथिंग बट इनडायरेक्टली द मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, राइट? तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर प्लस है, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर प्लस है, यहाँ पे फ्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ऑब्वियसली बात है मैं उसके साथ जाऊंगा जो कि है ना। समझ में आ गया ना? बेसिकली देखो सर आपने कैसे ये किया बताओ सर, ये तो समझ में नहीं आया। देखो बेटा होता क्या रेजोनेंस एनर्जी बताना, E माइनस E1 होता है, राइट? अब आप ही सोचो इसमें जो E1 की वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी, क्यों? क्योंकि सबसे स्टेबल है। अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है ये वाला स्ट्रक्चर, बिकॉज नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज कंपैरेटिवली इन दोनों से तो स्टेबल है, अगर नाइट्रोजन पे प्लस इन दोनों से ज्यादा स्टेबल है तो मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, क्यों? स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा एनर्जी कम मतलब E1 वैल्यू कम, अगर E1 वैल्यू कम तो E माइनस E1 वैल्यू ज्यादा, तो रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। बिल्कुल सही है। ये सबको क्लियर है क्या? क्या ये सबको क्लियर है? मैंने सबके E1 निकाले तो इसका E1 सबसे ज्यादा था। अगर मान लो मैंने बोला इसका ये E1 ए का है, ये E1 सर E1 क्या है यहाँ पे, तो E1 इज द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है, और ये E1 सी का है, तो E1 बी का सबसे ज्यादा होगा, सॉरी सबसे कम होगा बिकॉज सबसे ज्यादा स्टेबल है ये। फिर E1 ए का होगा, फिर E1 सी का होगा, और ये वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। सेंस लगाना सीख लिया आप लोगों ने, स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप देखोगे उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी कितनी है, अगर वो स्टेबल हुआ तो एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी, रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। सर इसका E1 तो आपने जो बनाया हुआ है वही होगा ना, फिर हम दूसरा कंपेयर क्यों कर रहे हैं? बेसिकली बेटा इसका E1 तो हमने जो बनाया हुआ है वही होगा, बिल्कुल मैं मानता हूं, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन जब आप इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं मानता हूं तुम्हारे साथ, जो तुमने बोला है बिल्कुल परफेक्ट बात बोला है, एकदम सही बोला आपने, लेकिन फिर भी अब मैंने क्या बोला ना, वहीं पर तो कॉमन सेंस लगता है ना, वहीं पे कॉमन सेंस लगता है। तो अगर हमने फिर भी बोला कि यार कंपेयर करके देख लेते हैं, तो आपको हमेशा पता होगा कि जब नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और जब फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या उसके साथ जितने भी स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप इस स्ट्रक्चर के साथ रेजोनेंस कर रहे होंगे तो आपको बहुत ज्यादा कम मतलब टेंशन में नहीं रहे होंगे, बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली नाइट्रोजन का प्लस चार्ज है, वेराज इन दोनों में कंपेरेटिवली टेंशन बढ़ गया होगा, और वैसे केस में आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। तो ये वाला क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपल है एकदम, यहां से यहां डालेंगे तो इसको यहां से यहां शिफ्ट कर देंगे, और फिर यहां भी वही काम है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई, इस दोनों में देखो बेटा, तो इन दोनों में सर कौन सा ज्यादा होगा, तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूं क्या, तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूं सर, ये वाला प्लस चार्ज बनेगा और ये वाला प्लस चार्ज बनेगा, ये वाला प्लस चार्ज जो बनेगा, ये वाला प्लस चार्ज जो बनेगा और ये वाला जो प्लस चार्ज बनेगा, तो उन दोनों में कैसे कंपेयर करें? तो हमें पता है ऑक्सीजन का प्लस चार्ज कम स्टेबल है, सल्फर का प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है ना, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वैसे केस में बच्चा ये आंसर करके चलाता है, और जो हो जाएगा ब्लंडर। अगर आपने यहाँ पर कॉमन सेंस चेंज नहीं किया तो गलत हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर दो डिफरेंट टाइप के एटम आ जाएं, मतलब दो डिफरेंट पीरियड के एटम आ जाएं, तो वैसे केस में आप देखोगे कि ओवरलैपिंग कहां अच्छी है। सर तो किसको प्रायोरिटी देंगे, ओवरलैपिंग को प्रायोरिटी देंगे, या फिर ओवरलैपिंग को प्रायोरिटी देंगे, या फिर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रायोरिटी देंगे? तो बेटा हमेशा ओवरलैपिंग को पहले प्रायोरिटी दोगे। सर क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, वो कैसे होता है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। तो अगर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग अच्छी है तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो कंसेप्ट है वो सेकेंडरी हो जाएगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो इन सब में ओवरलैपिंग किसकी हुई है, तो चेक करोगे तो बेसिकली कार्बन के भी 2p है
और इसका भी 2p है, तो 2p पाई ओवरलैपिंग है। यहां भी देखो कार्बन का 2p पाई है और यहां भी 2p पाई बना है, तो 2p पाई ओवरलैपिंग है। यहां भी इसका 2p पाई और इसका भी 2p पाई, तो 2p पाई ओवरलैपिंग है। तो अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग सिमिलर आ गई तो मैंने फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे काउंट कर दिया। लेकिन यहां पर तुम देखोगे तो ये 2p पाई है और ये 2p पाई है, लेकिन ये 2p पाई है और ये 3p पाई है। और मैंने आपको बताया था कि ओवरलैपिंग अगर सिमिलर एनर्जी लेवल पे होती है तो वो कंपैरेटिवली अच्छी होती है, और रेजोनेंस में जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी वाइल रेजोनेटिंग वाइल रेजोनेंस, वो उतना अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यील्ड करेगा, वो उतनी स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। तो वैसे केस में मैं यहां पर जाऊंगा बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग और यहां पे जाऊंगा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि यहां पर ओवरलैपिंग सिमिलर के बीच में है सब में और यहां पे ओवरलैपिंग डिसिमिलर के बीच में, राइट। तो वैसे केस में मेरा आंसर होगा दिस इज मोर स्टेबल, मतलब दिस विल हैव मोर रेजोनेंस एनर्जी देन दिस। इसमें क्या, इसमें कोई दिक्कत है? तो कब क्या प्रायोरिटी में दोगे? तो ओवरलैपिंग की प्रायोरिटी कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी किससे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सबको क्लियर है? ओवरलैपिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होगी बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, सबको क्लियर है? सर ये 3p पाया कैसे आपने बोला? सल्फर बेटा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसको 3p ही जाएगा, और ऑक्सीजन कम्स इन सेकेंड पीरियड, उसको 2p ही जाएगा। एक बार फिर से वापस अच्छा लगा है, चलो कोई नहीं, वंस मोर तो वंस मोर कर देता हूं। देखो ध्यान से बेटा, अगर मैं यहां कंपेयर करूं तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे कंपेयर करता तो ये ज्यादा स्टेबल होता, लेकिन मैं उसके बिहाफ पे इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी बड़ा एक फैक्टर है एंड दैट फैक्टर इज ओवरलैपिंग। और जब कभी भी रेजोनेंस होता है तो ओवरलैपिंग का काफी बड़ा रोल है, जस्ट बिकॉज पाई बॉन्ड्स ही शिफ्ट हो रहे होते हैं, पाई बॉन्ड ही डिलोकलाइज हो रहे होते हैं, तो इनमें ओवरलैपिंग का एक बहुत अच्छा फैक्टर है। तो अगर ओवरलैपिंग जहां पे ज्यादा होगी वहां पर 100% रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा यील्ड करेगा, बस ज्यादा होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर ओवरलैपिंग के बिहाफ पे जा रहा हूँ। यहाँ पे 2p पाई ओवरलैपिंग है, यहाँ पे 2p पाई 3p पाई ओवरलैपिंग है, तो बेटर है 2p पाई ओवरलैपिंग, हमने बैक बॉन्डिंग में आपको सिखाई थी। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब में 2p पाई सब में 2p पाई है। तो वैसे केस में मैं किसके साथ जा रहा हूँ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर प्लस चार्ज कम स्टेबल है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर प्लस चार्ज कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, तो ऑब्वियसली रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी वहां पर? ज्यादा हो जाएगी। अब समझ में आ गया अर्णव? बोलो ना। तो लिखो हेडिंग बेटा, कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी, कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा? सुनो ध्यान से बेटा, पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आपस में बात कर लेना, फिर बताना मेरे को वेनेवर वेरेवर यू वांट, मैं उस हिसाब से टाइम निकाल के आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ वीकेंड में थोड़ा मैं फ्री भी रहता हूँ, तो वीकेंड कर लेंगे, बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। चलिए पहला का आंसर हो गया भैया ए मोर देन बी। ओके, अर्णव जैन ने बोला है ए मोर देन बी, और बेस्ड ऑन क्या होगा? तो बेस्ड ऑन ऑब्वियसली नंबर ऑफ एटम, ये सोचा आप लोगों ने। यहाँ के दोनों एरोमेटिक तो है ना। उसके बाद एक्सटेंडेड भी दोनों के अंदर ही है, एक्सटेंडेड नहीं है, नहीं सर यहाँ पे क्रॉस हो रहा है ना, इधर भी इधर भी। हाँ सही बात है, यहाँ पे एक्सटेंडेड तो मतलब इसके हिसाब से तो आप ऐसे जाओगे, यहाँ पे इधर भी जाओगे इधर भी जाओगे, है ना, तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो गया। इसके अंदर भी सेम केस बन गया, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ये ज्यादा स्टेबल हो गया या ये ज्यादा स्टेबल हो गया बेटा? कौन ज्यादा स्टेबल है? ये तो उल्टा लिख दिया मैं, ये ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पे तो भैया एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, 2 2 4 हो गए, और यहाँ पे 2 2 4 2 6 हो गए, तो इसलिए एरोमेटिक है, बहुत स्टेबल है। इन दोनों को 2 2 4 हो गए, यहाँ पे 2 2 4 2 6 हो गए, ज्यादा स्टेबल हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस वाले में देखो ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये एंटी एरोमेटिक है ए, ये नॉन एरोमेटिक है, और ये तुम्हारा एरोमेटिक है, तो सबसे आगे सी गया, फिर बी आया, फिर ए आ जाएगा, राइट। इस वाले में देखोगे तो भैया देखो यहाँ पे ध्यान से 2 और 2 4, और इसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और वेकेंट ऑर्बिटल है, तो ऑब्वियसली ये एरोमेटिक हो गया, और ये क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। तो वैसे केस में ज्यादा स्टेबल ये हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? इस वाले में देखोगे बेटा तो इस वाले में दोनों बार ऑक्सीजन पे ही माइनस चार्ज आ रहा है, और इसमें देखोगे तो इसमें कौन सा आ रहा है? इसमें कार्बन और ऑक्सीजन पे आ रहा है, तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कौन? दोनों बार ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, है ना। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बार ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ रहा है, इसमें एक बार कार्बन पे एक बार ऑक्सीजन पे, तो बेटर कौन सा? ये वाला होगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे देखो तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो रहा है?
ऐसे भी यहाँ पर 1 2 3 4 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 एटम है, तो ऑब्वियसली हम इसके साथ जाएंगे आगे। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर क्रॉस रेजोनेंस है और यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। यहाँ पे ऐसा रेजोनेंस चल रहा होगा और यहाँ पे ऐसा चल रहा होगा, तो मतलब एक्सटेंडेड वाला बेटर है क्रॉस से। फिर इस वाले में देखो तो इस वाले में तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में। यहाँ पर 1 2 3 4 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए ज्यादा होगा स्टेबल बी से। इस वाले में 1 2 3 4 5 6 एटम कर रहे हैं, इस वाले में 1 2 1 2 3, तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा स्टेबल होगा। इस वाले में देखोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर नाइट्रोजन माइनस चार्ज होगा और यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है मैं ऑक्सीजन वाला बेटर मानूंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी मोर देन ए। सर सिक्स्थ में आइडेंटिकल स्ट्रक्चर वाला नहीं देखेंगे, सिक्स्थ वाले में कहीं कहीं पे क्रॉस भी कहीं कहीं पे वो भी लग जाएगा बेटा, आइडेंटिकल भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। फर्स्ट फिर से बता दीजिए प्लीज। बता देता हूँ बेटा, देखो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास 2 2 4 2 6 है, राइट, और यहाँ पर भी 6 है, यहाँ भी 6, ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक। अब किस पे आएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये जाना है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, काइंड ऑफ क्रॉस रेजोनेंस है, बट यहाँ पे फ्लू फुल चल रहा होगा इस तरह से। और भी तरीका हो सकता है, इसमें इतने 6 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें 5 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सारे सकते हैं। ठीक है कायरा, चलो एनीवेज अब हेडिंग डालो बेटा, सारे क्वेश्चंस हो गए सबसे, बहुत परफेक्ट। अब स्टार्ट करो, हेडिंग डालो हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो बेटा क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एप्लीकेशन आगे बहुत ज्यादा आने वाला है, तो इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को ये मत करना, हल्के में मत लेना, ये छोटा टॉपिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आगे इसके बहुत सारे एप्लीकेशन आने वाले हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, तो बेसिकली इसके बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इसको कहा जाता है सिग्मा पाई रेजोनेंस। पहली बार ऐसा होता है जहां पे सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में, तो ये सिग्मा पाई रेजोनेंस होता है। जबकि अदर रेजोनेंस जनरली कैसे होते हैं, तो अदर रेजोनेंस होते हैं या तो वेकेंट ऑर्बिटल पाई, या तो लोन पेयर पाई, या लोन पेयर और प्लस चार्ज, ऐसे रेजोनेंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे तो ये सिग्मा पाई रेजोनेंस होता है, मतलब पहली बार सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में जाता है। ठीक है भैया, मतलब यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन चले गए रेजोनेंस में, मतलब हाइड्रोजन जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बिठा के रखा हुआ था, मतलब हाइड्रोजन तो नहीं कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल में था, तो वो रेजोनेंस में चला गया। ये बहुत ही स्पेशल केस है, सिग्मा पाई रेजोनेंस बोलते हैं इसको हम लोग। उसके इसी का दूसरा नाम होता है नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस, ये हवा में रहता है इसका एक बॉन्ड, नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस, नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस। और इसको हम लोग बोलते हैं एच इफेक्ट, जिसका नाम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसके अंदर भी दो इफेक्ट होते हैं, प्लस एच इफेक्ट एंड माइनस एच इफेक्ट। अब ये क्या होता है ये हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये सब के सब क्या है, तो ये ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई रेजोनेंस, नॉन बॉन्डिंग रेजोनेंस, एच इफेक्ट। एच इफेक्ट का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब क्या होता है समझेंगे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन को डिफरेंट डिफरेंट में देखेंगे, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो सबसे हम लोग पहले देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, एल्कीन में कैसे ऑपरेट करता है ये देखेंगे। फिर देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इन पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बोकेटायन के केस में कैसे ऑपरेट करेगा, फिर रेडिकल में कैसे ऑपरेट करेगा, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। अपर हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन की अगर बात करें तो बेसिकली बेटा एल्कीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है और जिससे स्टेबिलिटी डिफाइन होती है एल्कीन की। तो याद रखना बच्चों, जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होती है ना, जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है, एल्कीन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। जितना ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतनी ज्यादा होगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो देखो बेटा ध्यान से यहाँ पर, तो याद रखना नंबर ऑफ, अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो नंबर ऑफ हाइपर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर भी ज्यादा होगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करेंगे,
तो बेटा देखो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिसाइड करने के लिए, या हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन समझने के लिए, या स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिसाइड करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल डिसाइड करने के लिए, किसी की भी स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए, यू मस्ट नो व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, एंड फॉर दैट मैटर यू नीड टू नो व्हाट इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, ये कहीं नोट करके लिख लेना, व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन। तो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो देखो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन होता है जब कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप हो, किसी फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन नहीं, उसके बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है। अब फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, एल्कीन एल्काइन भी हो सकते हैं। तो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलते हैं, अटैच हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड C है, तो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये एल्कीन है। तो इसके साथ जो लगा हुआ हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन आई मीन दिस, जिसके साथ जो लगा हुआ कार्बन है, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन। इसके बाद वाले कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोलते हैं, उसके बाद वाले को हम लोग गामा कार्बन बोलते हैं, ऐसे चलता है। तो ये तुम्हारा मान लो, उसके बाद भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो उसके बाद मैंने ड्रॉ किया अगला वाला, तो ये वाला अगला वाला जो है ये तुम्हारा बीटा कार्बन है, दिस इज योर बीटा कार्बन। उसके बाद गामा कार्बन, जैसे मन करता है बोलते जाओ, डेल्टा कार्बन, आगे बढ़ते जाओ। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि ये बेसिकली अल्फा कार्बन है, दिस इज योर बीटा कार्बन। तो अगर अल्फा कार्बन से लगे हुए जो भी हाइड्रोजन होंगे, दैट हाइड्रोजन विल बी काउंटेड एज अल्फा हाइड्रोजन, दैट हाइड्रोजन विल बी काउंटेड एज अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर मान लो इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हैं, तो मैं बोलूंगा ये दोनों हाइड्रोजन जो होगा इस मॉलिक्यूल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर दो अल्फा हाइड्रोजन है। तो याद रखना, फंक्शनल ग्रुप के बाद जो भी कार्बन होगा, फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन नहीं, उसके बाद लगा हुआ जो भी होगा, दैट कार्बन विल बी नोन एज अल्फा कार्बन, और उससे लगे हुए हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली बीटा से लगे हुए हाइड्रोजन विल बी नोन एज बीटा हाइड्रोजन, एंड गामा से लगे हुए विल कॉल एज गामा हाइड्रोजन, और वैसे ही डेल्टा से जो हाइड्रोजन लगे होंगे उसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा कार्बन, और ऐसे बढ़ता जाएगा आगे। So this two are alpha hydrogen. This is your alpha hydrogen. And higher the number of alpha hydrogen, more will be the hyperconjugation structure. And higher the number of hyperconjugation structure, more will be the stability of alkene or carbocation or carbon free radical. वो बात करेंगे बाद में, कैसे स्टेबिलिटी बढ़ती वो भी बात करेंगे। लेकिन अभी तो पहले अभी तो पहले नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना सीखते हैं। तो लिखो इसमें काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इससे आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो काउंट द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये आपको बताना है काउंट करके। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल बस लूंगा, ज्यादा एग्जांपल लेने कोई फायदा नहीं है। C, यहाँ C, CH3, ये CH3, और यहाँ लगा दिया एक प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज भी यहाँ पे मैं एज अ फंक्शनल ग्रुप या कुछ ऐसा जो है मेरा मेन पॉइंट है, उससे की तरह ट्रीट करूंगा, और उसके बाद जो भी कार्बन लगा होगा दैट कार्बन विल बी कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, राइट। ये प्लस चार्ज भगवान ने तो पैदा नहीं किया होगा, यहाँ पे कुछ लगा होगा जो भागा होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे पहले से Cl लगा होगा, तो Cl क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, हेलाइड है, तो ये निकला होगा, तो यहाँ प्लस चार्ज आया होगा। इसलिए मैं इस कार्बन को ही वो टारगेट कार्बन मान रहा हूं, जिसके बाद मैं अल्फा कार्बन डिफाइन करूंगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। लेट्स सपोज तुम्हारे पास ये CH3 है, ये C है, यहाँ CH3 है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर यहाँ CH3 कर दिया, और यहाँ पे CH3 कर दिया। अब तुमको यहाँ भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारे पास है, ये लगा दिया, और यहाँ पर ये लगा दिया, और आपको बताना है इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। ये ले लिया हमने, ये और ये लगा दिया, ठीक है। इसमें भी बताना है आपको अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो। 4 के बाद 5वें नंबर पे आते हैं। हमने लिया CH3 और फिर लगा दिया CHO। आपको बताना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। CH3 CH2OH, ठीक है, CH3 CH2OH। अब यहां पर अगर अपन बात करेंगे तो अपन क्लियर है कि भैया ये फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन है, वो डायरेक्टली नहीं होता, उसके बाद जो होता है वही होता है। तो हमको हीट तो दे ही दिया मैंने, ट्राई कर लेना। वैसे ही CH3
कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, बहुत है, काफी है, इतने क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत है। तो मैं 1 to 1 काउंट कर लेता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ देखते चलो फटाफट। तो पहले वाले के अंदर आप देखोगे तो टाइम पास नहीं करते, ये वाला तुम्हारा मेन वो कार्बन हो गया, उसके साथ लगे हुए कार्बन अल्फा कार्बन हो गए, तो ये अल्फा कार्बन हो गए। अब इन तीनों के पास कितने हाइड्रोजन है, तो 9 है, तो आंसर हो गया 9 अल्फा एच, सिंपल। उसके बाद यहाँ देखोगे तो ये तुम्हारा मेन टारगेट हो गया, एल्कीन है, इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, तो सारे हो गए तुम्हारे अल्फा कार्बन, तो कितने हो गए, 12 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। फिर इसमें देखो तुम, ये वाला तुम्हारा टारगेट कार्बन हो गया, तो इससे लगा हुआ कार्बन ये है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, फिर इससे लगा हुआ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और फिर इससे लगा हुआ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। याद रखना एल्कीन के अक्रॉस दोनों कार्बन के बाद वाले कार्बन काउंट करने हैं तुमको, तो दोनों कार्बन के बाद एक कार्बन तो ऊपर है, एक कार्बन लेफ्ट साइड में है और एक कार्बन राइट साइड में है, तो सारे हाइड्रोजन काउंट करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखोगे तो ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा मेन वो चीज, तो यहाँ से जुड़ा हुआ ये वाला कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, और उसके बाद यही चीज से जुड़ा हुआ यहाँ भी एक कार्बन है, जिससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन है, तो टोटल यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सर ये जो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है उसको काउंट नहीं कर रहे आप, नहीं वो नहीं काउंट कर सकते, बिकॉज वो तो डायरेक्टली अटैच्ड डबल बॉन्ड से, उसको नहीं कर सकते काउंट। तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सिमिलरली ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, उससे लगा हुआ कार्बन कौन सा, ये वाला कार्बन है, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो मैं बोलूंगा 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन ये वाला है, तो उसके बगल में ये वाला कार्बन, तो ये तुम्हारा अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, इससे लगा हुआ कार्बन ये हो गया, ये अल्फा कार्बन ये बीटा कार्बन, तो अल्फा पे कितने हाइड्रोजन, तो 2 हैं, तो मैं बोलूंगा 2 अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली ये वाला तुम्हारा मल्टीपल बॉन्ड हो गया, तो ये तुम्हारा हो गया मोनो फंक्शनल ग्रुप जो हम लुक कर रहे थे, उससे लगा हुआ कार्बन ये है और ये है, तो 2 अल्फा कार्बन हो गए, तो मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी 3 होगा, तो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो आराम से, ठीक है। जस्ट आफ्टर दैट पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप जो भी कार्बन होगा अटैच, दैट विल बी योर अल्फा कार्बन, और उससे लगे हुए सारे हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, अल्फा हाइड्रोजन, एज सिंपल एज। सबको क्लियर है वाला, क्या ये सबको क्लियर है, क्या ये सबको क्लियर है बेटा? सिंपल है काउंट करना, तो उसमें कुछ भी नहीं है। सर सिक्स्थ वाला फिर से बता दें, 5 6 6। देखो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है ना, तो उससे लगा हुआ कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन नहीं होता, उसके बाद वाला अल्फा कार्बन होता है। आगे बात समझ में, फंक्शनल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन विल नॉट बी अल्फा कार्बन, उसके बाद वाला कार्बन विल बी अल्फा कार्बन, ठीक है। चलिए अब यहां पर आता है